लेट्स स्टार्ट द शो फ्रॉम 8-0। हमने बार बार क्लेम नहीं किया, हमने छः महीने बाद आकर नहीं बताया, लेकिन ऑफिशियली हमने बताया कि हमने क्या किया। क्या कहेंगे आप? है ना, देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर किल को क्लेम करना कोई एक छोटा मोटा काम नहीं है। पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे एविडेंस मांगते हैं कि जी कि आप ने ये किल आपको दी जाए या ना दी जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ ये थी कि जिस दिन 7 मई को जब हमने ये किल्स हासिल की तो हमारे पास जितना एविडेंस था, जो रेडार एविडेंस था, जो जहाज के वीडियोस का एविडेंस था, जो अगर कहीं हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज के थ्रू रैकेज की पिक्चर्स मिली थी, वो हमने सब कुछ इंटरनेशनल एनालिस्ट के सामने रख दी और एक जनरल कंसेंसस पूरी दुनिया में हो गया कि ये जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो सही है। देखिए, पाकिस्तान स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर गया। हमने पहले 5 जहाजों को क्लेम किया, फिर 6 को, और अब जब हम कह रहे हैं तो हम 7+1 कह रहे हैं, जिसमें 7 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 1 यूकैव है। यूकैव होते हैं कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, ठीक है ना। सो ये बहुत बड़ी एडवांटेज यानी कि अचीवमेंट थी पाकिस्तान की। हम आपके नाजरीन के लिए ये समझना जरूरी है ना, कि 7 मई को पाकिस्तान अग्रेसर नहीं था, इंडिया अग्रेसर था, हम डिफेंडर थे। और जिस कॉम्बैट की हम बात कर रहे हैं उस कॉम्बैट में हम 2.5:1 की तरह के रेशो से आउट नंबर थे। दूसरी साइड पे कोई 82 एयरक्राफ्ट थे और हमारी साइड के ऊपर कोई क्लोज टू 36 एयरक्राफ्ट थे। और जिस तरह तारिक गाजी ने बताया कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसके अंदर एम्बेडेड किलर्स थे, और जिस तरह डीजी ISPR ने कहा कि हमने एक मल्टी डोमेन अटैक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर जो है हमने एक किल चेन बनाई, और उस किल चेन के लिए हमारे पास एम्बेडेड शूटर्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रेजेंट लीडरशिप ने बनाई, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता फरमाई और पहले 2 घंटे ही में जंग का फैसला हो चुका था। इंडियंस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ उनके अपनी एयर स्पेस के अंदर क्या हो रहे हैं, और वो इतने कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि एक तो उनके जहाज गिर रहे थे, दूसरा उनकी कम्युनिकेशन लिंक्स बैठ गई थी, दूसरा उनके जितने रेडार्स थे वो जैम हो रहे थे कि उनको अपने जो फाइटर्स हैं उनको बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी फाइटर्स को देखते, उन्होंने इमीडिएटली उन फाइटर्स को जमीन पे बुला लिया, और जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी उन्होंने अपने फाइटर्स को उड़ने नहीं दिया। और उसके बाद वो अपने जो उनका नंबर 1 फाइटर था राफेल, उसको फ्रंट बेसिस से वो रेयर बेसिस पे ले गए। और जो उनका अपना जहाज था तेजाज, जिसके उनके पास 3 से 4 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी मौजूद है, उस जहाज को उन्होंने इस जंग के अंदर इंडक्ट ही नहीं किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब पाकिस्तानियों को सरबसजूद होकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये कामयाबी दी, और पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान जो है वो 7 मई 2025 को उसने जन्म लिया। बिल्कुल। और खान साहब, ये एक अंडर एस्टिमेशन भी थी ना भारत की जानिब से, क्योंकि जो उनकी इंटेलिजेंस थी वो उस वक्त बता रही थी कि हमारे पास जो बियॉन्ड विजन है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले तक है, जबकि जब तैयारे मार गिराए गए तो वो 200 से भी ज़्यादा किलोमीटर पर जो है वार किया गया और वहाँ पर टारगेट किया गया उनको। तो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर भी थी ये, जो बता नहीं सकी उनको कि हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है, या ये हमारी ही अहलियत थी कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो सलाहियत को छुपा कर रखा था। अली, दोनों चीजें थी। पहली बात तो यह है कि जो कैपेबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट की या मिसाइल की, वो इतनी छुपी हुई नहीं होती। आप गूगल करें, आप PL-15 गूगल करें, आपको PL-15 की सारी कैपेबिलिटीज जो हैं आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में इंडिया ने की इंटेलिजेंस फेलियर से ज्यादा उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेके बैठ गया। जिंदगी में जब आप झूठ बोलते हैं ना अली, तो आप कई मरतबा उस झूठ के दाम में खुद भी फंस जाते हैं। इंडिया जो पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा था पिछले 10-15 साल से अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो एक्चुअली उन चीजों पे बिलीव करने लगा और उसने
हमें गलत एस्टिमेट किया। और किसी भी जंग के अंदर ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट करें। इंडिया ये समझा कि अगर वो अच्छे जहाज, अच्छे मिसाइल या अच्छे ड्रोन्स ले लेगा तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाएगा। वो ये भूल गया कि पाकिस्तान के पास गो के ये सारी चीजें तादाद में कम है लेकिन दिमाग उनसे बेहतर है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि जो आज तक दुनिया की किसी एरियल बैटल के अंदर एम्प्लॉय ही नहीं हुई थी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इंडियंस जो थे वो अपनी एयर स्पेस में थे, वो इंडिया के अंदर मौजूद थे, और जब उनके जहाज गिरना शुरू हुए, उनके कम्युनिकेशन लिंक्स बैठ गई, उनके रडार्स जैम हो गए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है ना। और ये वो स्ट्रेटेजी थी जिसको हम आज, मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को पता है कि है ना कि अब एक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, और हर पाकिस्तानी को ये भी पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को क्या किल चेन बनाई थी जिसने पहले 1 घंटे में ही हमें इतनी सक्सेस अता कर। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सर, क्या जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं, उनकी मिस कैलकुलेशन भी थी, वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए, अंडर एस्टिमेट भी कर गए, हमें यहाँ पर वो चूक गए। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं वो कितनी ज़बरदस्त रही कि आपने कहा कि हम डिफेंडर थे पहले, एक डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव मिशन में कन्वर्ट करना, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी। और उस वक्त मौके की मुनासबत से जिस तरीके से ये सारे स्टेप्स लिए गए, या जिस तरीके से ऑलरेडी हमारे पायलट्स प्रिपेयर्ड थे, और वो जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज ये 2025 में कोई पहली मर्तबा इंडिया के खिलाफ एरियल सुप्रीमेसी नहीं जाहिर की थी। बेशक 1965 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, 2001 का स्टैंड ऑफ हो, 2019 का स्विफ्ट रिटॉर्ट हो, या 2025 की ये मार्का हक हो, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी जाहिर की है। आपके नाजरीन को ये भी याद रखना चाहिए है ना कि पाकिस्तान के पास कभी भी इंडिया से ज्यादा नंबर्स में जहाज नहीं रहे। हम ऑलमोस्ट हमेशा 2.5:1 के रेशियो के ऊपर तकरीबन रहे हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को आउट क्लास किया है अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो हमने मई 2025 में देखा वो 78 इयर्स ऑफ हार्डवर्क एंड ट्रेनिंग थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। और ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जब से एयर चीफ मार्शल जहीर ने टेक ओवर किया, इन्होंने ये जो 4 कमांड्स बनाई, स्पेस, साइबर, ईडब्ल्यू और अनमेंड फोर्स, इन चारों कमांड्स ने एक स्टैंडर्ड एयरफोर्स जो कि एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस वेपन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, इन 6 को इंटीग्रेट किया इनटू अ बिग कॉम्बैट एलिमेंट। और आई थिंक कि जो हमारी प्रेजेंट लीडरशिप है एयरफोर्स की, दे डिजर्व क्रेडिट फॉर थिंकिंग अबाउट इट एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट। और इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूं कि ये रातों रात ये कैपेबिलिटी नहीं हासिल होती, इसके लिए सालों की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल ऐसे है खान साहब। और पाकिस्तान एयरफोर्स इस दिन के लिए या इस मार्के के लिए पिछले 5-6 साल से ट्रेनिंग कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है खान साहब। बात तो ये है कि इसके मुतरफ तो जो हमसाया मुल्क के नाकदीन है वो भी हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंटीग्रेटेड ये ऑपरेशन किया गया है वो रिमार्केबल था। इसके साथ साथ ये बताएं, हम 4-5 साल से, आपने तैयारी का कहा, 4-5 साल से जो तैयारी थी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की वजह से ही थी जो चलते चले आ रहे थे, और जिनसे ये सीख कर फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं वो तो एक्सपर्ट्स हैं उस पर, वो तो समझते हैं, जानते हैं किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करना है। इनके फेलियर की क्या वजह है जिसकी वजह से इनके फॉल्स फ्लैग को ना पाकिस्तान मानता है, ना दुनिया मानती है, ना चाइना मानता है? क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि या ये फॉल्स फ्लैग अपना बेहतर तौर पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जो पकड़े जाते हैं, या ये बॉलीवुड टच है? देखिए, एक्चुअली इंडिया पहली मर्तबा अपने झूठ में पकड़ा गया। 2019 में भी उन्होंने झूठ बोला था, और उससे पहले भी जब भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की, सम ऑफ द अदर उनके अलाइज और आधी दुनिया मान जाती थी उनकी बात को।
इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 मई 2025 से पहले एक डिफरेंट पाकिस्तान था और 6 मई के बाद एक डिफरेंट पाकिस्तान। राइट। 6 मई से पहले का जो पाकिस्तान था उसके ऊपर दुनिया को भी एतमाद नहीं था। लोग इंडियन प्रोपेगेंडा की वजह से ये समझते थे कि हम एक टेरर हब हैं और इस इलाके के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की वजह से। लेकिन उन्होंने पहलगाम इंसिडेंट को बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, नोवाइस या एक बच्चों के तरीके से हैंडल किया। वो समझ रहे थे कि इस मर्तबा भी दुनिया उनके झूठ को बिलीव कर लेगी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने इमीडिएटली जब पहलगाम हुआ, जिस तरह हमने रिएक्ट किया डिप्लोमेटिकली, आई थिंक ऑल हेड्स ऑफ टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा दुनिया का फोरम है हिना और अली जहां हम लोग नहीं गए? वी वेंट टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वी वेंट टू ऑल द इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, वी वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और हमने कहा कि जी कि हम ना सिर्फ बायलैटरल बल्कि हम एक इंटरनेशनल इंक्वायरी के लिए भी तैयार। ठीक है ना? और आप चाहें आप आके देखें, अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हमें सजा दें, और अगर नहीं है तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जी। ये जो हमने 22 अप्रैल के बाद 7 मई को जो हमने एक्टिविटी देखी, वो एक्चुअली इंडिया की तरफ से एक डेस्परेशन दी। क्योंकि वो जो अपना उन्होंने फॉल्स फ्लैग किया था वो झूठ अब पकड़ा जा रहा था, और इस वजह से वो अब आगे जाके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके वो दुनिया की तवज्जो हटाना चाह रहे थे। दुनिया भी एक तरीके से ना, मेरे ख्याल में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो इस बात पे एग्रीड थी कि चलो पाकिस्तान को जरा एक लेसन लर्न कर लेना चाहिए ताकि ये इस इलाके के अंदर फिर बिहेव करें। 1 नंबर 2, वो ये सब चाह रहे थे कि जो चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा किया जाए। लेकिन जो है क्या कहते हैं, इंडिया ने एक तो वक्त और फिर दूसरा तरीका गलत सोचा। जी जी जी। देखिए, अब जब से हम लोग न्यूक्लियर हुए हैं, हम सब जो है ना, जो हमारे और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो फाइट किए जाते हैं सब कन्वेंशनल डोमेन के अंदर जी। मीनिंग देयर बाय कि आपको जो है ना 3 से 4 दिन के अंदर एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज प्रोवाइड करना होता है और आपको उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट को क्लोज करना होता जी। ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली वो ये एक जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के रिजॉल्व को गलत समझा, और जब पाकिस्तान ने 9th और 10th मई को अपना रिस्पॉन्स दिया तो वो इतना सख्त था कि क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट मोदी कहते हैं कि उन्होंने कोई 6 से 7 कॉलें प्रेसिडेंट ट्रंप को की कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान को रोको, ये तो बिल्कुल जंग की स्टेट में चलेगी। ठीक है? सो हमने उनको ये बताया कि हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, हम इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं करते, लेकिन हम किसी को ये इजाजत नहीं देते कि वो हमें गलत पेंट करे या हमें बगर डाउन करे। सो पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइंस डिफाइन की और पूरी दुनिया ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान मासूम था, पाकिस्तान ने कोई इस तरह की हरकत नहीं की थी। और आप ये देखें कि पिछला 1 साल पाकिस्तान की असेंडेंसी का है और इंडिया की डिसेंडेंट, यानी कि इंडिया को हम देख रहे हैं कि वो हर महाज पे नीचे जा। जी बिल्कुल। बहुत